हजारों करोड़ की कंपनी और एक चिट्ठी ने उस हजारों करोड़ की कंपनी को ताश के एक महल की तरह आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि गरीब लोगों को इतने सपने दिखाने वाला आदमी अपनी मौत के समय पर ही अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगा। कोई साथ नहीं था, न बच्चे न बीवी, कोई नहीं। फिर किसके लिए किया इतना सब कुछ? जाहिर सी बात, देश के एक उद्योगपति के घर में शादी थी और उसके घर पहुंचने वालों में भारत के प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही नहीं, विपक्ष के सभी नेता, पूरा बॉलीवुड, क्रिकेट सितारे, उद्योग जगत के महारथी, सबके सब पहुंचे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हर आने जाने वालों की आगमनी में लिए उद्योगपति के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हुए थे। बाल ठाकरे, जयललिता और देओल फैमिली, जो किसी की पार्टी में न जाने के लिए मशहूर हैं, वे भी यहां पर आने से खुद को रोक नहीं पाए थे। ऐसा आयोजन देश में केवल एक बार हुआ था, शायद दोबारा कभी देखने के लिए मिले भी नहीं। जी हां, यह करिश्मा कर दिखाया था सुब्रत रॉय सहारा ने। पर उस पार्टी की एक खास बात और थी। इस अतुलनीय पार्टी में देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक शख्सियत नहीं पहुंचा था। जिसे लाने की कोशिश करी गई या नहीं, यह बहस का एक विषय हो सकता है, पर इतना तय है कि इस शख्स का ना आना ही सहारा प्रमुख की कहीं ना कहीं बर्बादी की तारीख भी लिख गया था। पर बचपन में सुनी स्लीपिंग ब्यूटी में परियों को मिलकर जिस तरीके से राजकुमारी के शौक को कम करने के लिए दिया गया था ना, शायद सहारा ग्रुप की कंपनी की बर्बादी की दास्तां को कम करने वाला कोई जादूगर नहीं मिला। आप सुब्रत रॉय को समाजवादी अर्थतंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था की देन कह सकते हैं। आप उन्हें आम जनता के पैसे के लुटेरे के रूप में भी देख सकते हैं। आप उन्हें खेलों के लिए रुपया लुटाने वाले शख्स के रूप में भी देख सकते हैं। आप उनसे नफरत कर सकते हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, पर आप उन्हें पिछली सदी में 8वीं और 9वीं और 10वीं दशक की बात करते हुए इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाने वाले, बचत की सीख देने वाले सुब्रत रॉय सहारा का निधन हो चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार के अररिया से निकलकर एक नॉर्मल साधारण सा लड़का कभी अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर देगा। एक शख्स जिसके पास खुद कभी 2000 रुपए नहीं थे, उसने लोगों को अमीर बनाने का सपना दिखाया। स्कूटर से नमकीन और बिस्कुट बेचने वाला 2 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले सुब्रत रॉय ने एक कमरे, 2 कुर्सी और एक सेकेंड हैंड स्कूटर के दम पर सहारा की शुरुआत करी। 1978 में सिर्फ 1,500 के साथ उन्होंने 36 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। यह कहानी है सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा की। मंगलवार देर रात को उनका निधन हो गया, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में और खास तौर पर बात करेंगे उस बर्बादी के किस्से के बारे में जो कि अब मशहूर हो रहा है, और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर उनके आखिरी समय पर भी उनके परिवार वाला जब कोई साथ नहीं था, तो ये लाखों करोड़ों रुपयों का जो साम्राज्य है, इसको संभालेगा कौन। शुरुआत करें कि आखिर कैसे कि स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला सहारा श्री बन गया, इससे तो शायद ठीक रहेगा। बिहार के अररिया से निकलकर कोलकाता और फिर गोरखपुर पहुंचे सुब्रत रॉय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी चिटफंड कंपनी की नींव रखी। नाम रखा सहारा। उन्होंने अपनी कंपनी से ऐसी स्कीम निकाली कि वो कुछ ही वक्त में गांव गांव तक पहुंच गए। वो दौर ही कुछ ऐसा था कि 100 रुपए की कमाई वाले लोग भी 20 रुपए बचाकर सहारा की स्कीम में इन्वेस्ट किया करते थे। इस स्कीम ने सुब्रत रॉय को सहारा श्री बना दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार किया। सहारा ने अपने पैर हाउसिंग डेवलपमेंट से लेकर रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर तरफ फैला दिए। लेकिन अरबों का कारोबार खड़ा करने वाले सहारा श्री के पास आखिरी वक्त में कोई नहीं था, यह भी एक सच है। बीते 2 महीनों से वो इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो अकेले ही रह गए। पत्नी और दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो विदेश में रहते हैं। सोर्सेस के मुताबिक सुब्रत रॉय सहारा का परिवार मैसेडोनिया में रहता है। उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले रखी है। सहारा की इतनी बड़ी संपत्ति के आगे अब सवाल यह है कि इसको संभालेगा कौन। सुब्रत रॉय सहारा अपने पीछे आखिर कितनी संपत्ति छोड़ के गए। सहारा श्री के बाद अब सहारा की कमान किसके हाथों में होगी, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अगर हम बात करें संपत्ति की, तो सुब्रत रॉय सहारा की गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती है। उन्होंने लगभग हर सेक्टर में अपने कारोबार को फैलाया। जमीन से लेकर आसमान तक उन्होंने सहारा के कारोबार का विस्तार किया। हालांकि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सब कुछ बर्बाद होने समय नहीं लगा। सहारा श्री को जेल तक जाना पड़ा। अपने दम पर सहारा का विशाल कारोबार खड़ा कर उन्होंने लाखों लोगों को अमीर बनाने का सपना भी दिखाया। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी सहारा के पास अरबों की संपत्ति है।
रियल एस्टेट से लेकर एयरलाइन, क्रिकेट से लेकर सिनेमा, हर जगह पर इनका सिक्का चलता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013-14 में सहारा समूह की संपत्ति 11 अरब डॉलर के पार थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी सहारा की संपत्तियां रही। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और लंदन के ग्रॉस वेनर हाउस पर भी सुब्रत रॉय का मालिकाना हक रहा। अगर हम बात करें कि आखिर सहारा श्री के पास क्या क्या है, तो सहारा श्री के पास 2,59,900 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रिप्टो निजी संपत्ति, उनके पास में करीब 30,970 एकड़ का लैंड बैंक रहा है। इसके अलावा देश भर में 5,000 से भी ज्यादा ऑफिस यूनिट्स हैं। इसके अलावा उनके पास लखनऊ का सहारा शहर, सहारा के ऑफिस, सहारा मॉल जैसी संपत्तियां हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ निवेशक भी हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में उनके पास अरबों रुपए की जमीन और होटल भी। सहारा ने रियल एस्टेट के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाया था। क्रिकेट से लेकर सिनेमा में उन्होंने निवेश किया। टीम इंडिया के एक लंबे समय तक स्पॉन्सर रहे। आईपीएल और फॉर्मूला 1 जैसी टीमों के मालिक रहे। सहारा की एयरलाइंस में भी उन्होंने हाथ आजमाया। एमबी वैली और लग्जरी हाउसिंग में कंपनी कमाल कर रही थी। ऐसे में अब सवाल आता है कि आखिर इसको संभालेगा कौन। दरअसल सहारा श्री अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। सुब्रत रॉय सहारा के दोनों ही बेटों सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय सहारा के कारोबार के साथ जुड़े। माना यही जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद उनका कारोबार उनके दोनों बेटे ही संभालेंगे। हालांकि सुब्रत रॉय सहारा ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया नहीं। वहीं सहारा परिवार की ओर से भी उत्तराधिकारी को लेकर कोई बयान अभी तक आया नहीं। ऐसे माना जा रहा है कि विदेश में रह रहे उनके बेटे ही वहीं से सहारा के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। एक लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, सहारा का कारोबार इतना फैला था कि रेलवे के बाद में वो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला भारत में समूह था। सहारा परिवार में 14 लाख लोग थे जिन्हें सहारा श्री ने रोजगार दिया था। बढ़ते कारोबार के साथ उनकी ताकत भी बढ़ गई थी। राजनीति से लेकर बॉलीवुड में उनकी पैठ इतनी खतरनाक थी कि पूछिए मत। लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप भी रही सहारा के पास। क्रिकेट के साथ साथ सहारा ग्रुप हॉकी की टीम को भी स्पॉन्सर कर रहा था। फॉर्मूला 1 रेस के एक बड़े स्टेक इनके पास थे। सहारा ने लखनऊ में भी काफी निवेश किया था। उन्होंने सहारा सिटी, सहारा स्टेट, सहारा होम्स बनाए। अस्पताल से लेकर मॉल्स, कल्चर की भी शुरुआत करी। मुंबई और लखनऊ समेत देश के कई इलाकों में जमीनें खरीदी। देश नहीं, विदेशों में भी सहारा ने बड़ा निवेश किया। अमेरिका में 4,400 करोड़ रुपए के 2 होटल तक खरीदे थे। अब बात करते हैं इनकी बर्बादी की। बात उन दिनों की है जब देश में आर्थिक उदारीकरण की हवा चली नहीं थी। उदारवाद की शुरुआत के पहले 2 दशक जब सहारा ने जनता के बीच अपनी जड़ें जमाना शुरू करी थी, 3 दशक की स्वतंत्रता के बाद भी 5% से भी कम लोगों के पास बैंक का अकाउंट था। समाजवादी अर्थतंत्र की कानूनी विसंगतियों का फायदा उठाकर सहारा चिट फंड ने जनता से 1 रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए तक इकट्ठे करना शुरू किए। साइकिल रिक्शा वाले से लेकर गांव कस्बों में स्थित छोटे बड़े दुकानदारों ने हर रोज उनकी कमाई का थोड़ा हिस्सा सहारा के एजेंट को देना शुरू कर दिया। देश में उस दौर में ना सरकारी नौकरियां थी और ना ही प्राइवेट नौकरियां थी, सो बहुत सारे लोग इस तरह के धंधों में लग गए। सहारा ने शुरुआती दौर में अपने निवेशकों को काफी फायदा भी पहुंचाया। सहारा को देखकर ढेर सारी चिटफंड कंपनियां बाजार में आ गई। एक समय ऐसा था कि हर 20,000 की जनसंख्या वाले कस्बे में भी कम से कम 20 चिटफंड कंपनियां एक्टिव थी। अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए। हाउसिंग, प्लांटेशन, इन सबके नाम से कितनी ही चिटफंड कंपनियां उगाई थी एक समय पर। एक बात और यह है कि हर शख्स जानता था कि ये कंपनियां पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बना रही, पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। समाजवादी दौर की सरकारें में बैठे नेता और अफसर मोटी मलाई खाते रहे इन कंपनियों से, और ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भी लूटती रही है, लेकिन इन कंपनियों को रोका किसी ने नहीं। ये सभी को पता था कि एक दिन ये कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और ये एक दिन जनता का पैसा लेकर भाग जाएंगी। हुआ भी यही। सहारा ग्रुप को छोड़कर सभी एक न एक दिन फरार हो गए। सुब्रत रॉय की कंपनी बुरे दौर में भी उसी मजबूती के साथ लेकिन खड़ी रही जिस तरह शुरुआत के दिनों में थी। कारण रहा कि सहारा ने अपना पैसा वाकई में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी सेक्टर्स में इन्होंने खुद को इन्वेस्ट किया। हालांकि सहारा समूह का कोई बिजनेस परवान नहीं चढ़ा, यह भी एक सही बात है। सहारा ने अपनी इमेज इस कदर तगड़ी बना ली थी कि जनता सहारा में निवेश करने से खुद को रोक भी नहीं पाती। अब ऐसे में बात आती है राजनेताओं की कि आखिर राजनेताओं को कैसे साध कर ये आगे बढ़े और कंपनी आखिर कैसे राजनीतिक स्वार्थ का ही एक बहुत बड़ा शिकार भी बनी। पत्रकार दीपक शर्मा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और मुलायम सिंह यादव ने सुब्रत रॉय साहब की शुरुआती मदद करी। वाजपेयी को चुनाव में हराने की कोशिश करने के बावजूद भी
सुब्रत रॉय के भाजपाइयों से गहरे रिश्ते रहे। सीधी सीधी बात कहें तो आजकल बच्चा बच्चा अडानी को जानता है, तो भैया सुब्रत रॉय जो थे वो 90 के दशक के अडानी ही थे। यहां तक कि धीरूभाई अंबानी के उत्थान में भी उनका योगदान था। सुब्रत रॉय साहब का काम चिटफंड का था, लेकिन दिल उनका दरिया जैसा था। खास करके नेताओं को चंदा देने में उन जैसा ना कोई हुआ, और मुझे लगता नहीं कि ना कोई उनके जैसा होगा। कारण जो भी रहा हो, पर सोनिया और राहुल गांधी से उनकी कभी बनी नहीं। और मनमोहन सिंह के दौर में सेबी ने सुब्रत रॉय की फाइल खोल डाली, और शायद उसके बाद से ही उनका सूरज जो डूबना शुरू हुआ वो कभी रुका ही नहीं। अब जिस तरह से कानूनी खामियों का सहारा लेकर सहारा ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, कुछ उसी तरह की दूसरी कानूनी खामियों ने समूह को इस तरह कानूनी झमेलों में फंसाया कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जिस तरह की सख्ती सेबी ने सहारा ग्रुप के साथ की, उसी तरह की सख्ती देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कर दिया जाए तो वे भी शायद बर्बाद हो जाएंगे। देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हजारों करोड़ रुपए आम जनता के फंसे हुए हैं, जो ना कभी कोई मांगने आता है और ना ही इन बैंकों ने कभी उन परिवार वालों के पास पहुंचने की कोशिश करी है। इसी तरह सहारा ग्रुप में हजारों करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं है। सेबी ने ग्रुप से 24,000 करोड़ रुपए वसूल कर अपने पास तो रख लिए, पर आम निवेशकों को हिस्से में 8 सालों में आया मात्र कुछ करोड़ रुपए। ये एक तरह का भ्रष्ट तंत्र ही है, जिसकी देन है आज की तारीख में हम देख रहे हैं। जिसके पीछे सरकार पड़ती है उसी का राजफाश होता है, ये एक बात आप लोग समझ लीजिए। सहारा ग्रुप भी यही बात लगातार कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से ज्यादा पैसा निवेशकों को वापस कर दिया है। सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 साल में 138 करोड़ रुपए वापस किए। इस बीच पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। सेबी शायद ये समझ नहीं पा रहा है कि या फिर कानून की खामियों का शिकार खुद सेबी भी हो गई है, पर यहां पर बात वाकई में कंफ्यूजिंग हो गई है कि जब सुब्रत रॉय ने पैसा सेबी को दे दिया है, तो सेबी आखिर उस पैसे को वापस निवेशकों को क्यों नहीं लौटा रहा है। सहारा इंडिया परिवार की ओर से अखबारों में दिए गए विज्ञापनों में कहा गया कि कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा या सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ केवल एक आरोप है। यह आरोप यह है कि यह निवेशकों का पैसा चुकाने में समय ले रहा है, हालांकि वे इस देरी का ब्याज भी दे रहे हैं। यह बात भी सही है। और अब बात करते हैं उसे गलती की, जिसको कि माना जा रहा है कि वो सुब्रत रॉय के लिए सबसे बड़ी तबाही का कारण भी बना। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके बुरे दिनों की शुरुआत तब हो गई जब उन्होंने शेयर बाजार में एंट्री का मन बनाया। साल था 2009। सहारा की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए सेबी से आईपीओ लाने की अनुमति मांगी। इसके लिए सेबी ने उन्हें कंपनी से जुड़े विस्तृत दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। जैसे ही सहारा ने अपने पेपर जमा किए, सेबी को उसमें बड़ी गड़बड़ियां नजर आ गई। सेबी ने पाया कि सहारा की कंपनियों ने बिना लिस्ट हुए ही 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद सेबी की नजर सहारा की बाकी कंपनियों पर भी गई और सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल आईपीओ में कंपनी को बाजार में लेकर जाती है और फिर वहां पर निवेशकों से पैसा जुटाती है। लेकिन सहारा ने जो लोगों से 20-20 रुपए 100-100 रुपए इकट्ठे किए थे, वो लोगों से पैसे लेने को उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिखाया कि ये पब्लिक हमारा इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए सेबी ने कहा कि जब आप शेयर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं हो तो फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट ले कैसे लिया। यहां से सारी चीजें बिगड़ना शुरू हो गई, आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक चिट्ठी का जिक्र भी होता है। दरअसल 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम के एक शख्स ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी लिखी। लेटर हिंदी में लिखा गया था। अपनी चिट्ठी में रोशन लाल का दावा था कि वे इंदौर के रहने वाले और पेशे से सीए। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से जो जारी बॉन्ड्स हैं, इनकी जांच करने का अनुरोध एनएचबी से किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी किए नहीं गए। इस चिट्ठी ने सहारा की मुश्किलें बढ़ा दी और जांच के बाद सहारा श्री को तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। तो ये कहानी है सहारा श्री की, जिसमें कि उनके फर्श से अर्श तक जाने, अर्श से फर्श तक आने, उनके परिवार को उनको छोड़ने की एक बात है। लोगों के जहन में आज भी यही सवाल है कि ये एक फ्रॉड था, स्कैमर था या मसीहा था। जब लोगों का पैसा सेबी के पास है तो लोगों को वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्या यार वाकई में हम भ्रष्टाचार को इस समय देख रहे हैं? काफी सारे सवाल हैं। आपका क्या कहना है सहारा ग्रुप के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।